नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में तुम्हारा 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ D1 D2 D3 जिसको बैटरी में कनेक्ट किया गया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन D1 D2 D3 आर W1 W2 W3 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग को बेसिकली करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन को देखकर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो डायोड D3 है वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, रिवर्स बायस हो जा रहा है, और जो तुम्हारा डायोड D1 और D2 है वो बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब D3 डायोड जो हो रहा है तुम्हारा रिवर्स बायस हो रहा है, यानी इसका जो डिप्लेशन विड्थ है रहा है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाइड हो जा रहा होगा। और बाकी तुम्हारा डायोड D1 D2 तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो इस केस में इसका जो डिप्लेशन विड्थ होगा ना वो तुम्हारा शॉर्ट हो जा रहा होगा, है ना, इसका विड्थ तुम्हारा कम हो जा रहा होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ना D1 D2 D3 के कंपेरिजन में, तो W3 जो होगा ना वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो तुम्हारा भैया बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो W3 बड़ा हो रहा है। ऑप्शन को ही देख के बता सकते हैं कि मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल फंडा ये है कि जब तुम्हारा कोई भी डायोड जो होता है ना, जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका जो डिप्लेशन विड्थ होता है ना वो तुम्हारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब तुम्हारा रिवर्स बायस होता है उसके इसमें डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाता है, उस केस में तुम्हारा बढ़ जाता है डिप्लेशन विड्थ। यानी एक नॉर्मल डायोड में अगर मान लेते ऐसा है तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, डिप्लेशन विड्थ बहुत कम हो जाएगा, और तुम्हारा रिवर्स बायस में क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 3 मीडिया दिया हुआ है पी क्यू आर, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन। मीडियम क्यू है, उसका थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, इस प्लेस बिटवीन एक्सटेंडेड मीडिया पी एंड आर। अब एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ओ एट द सेंटर ऑफ द मीडियम कैपिटल क्यू। जब हम लोग इसको पी के तरफ से देखते हैं तो इसका एपरेंट डेप्थ हो जा रहा है h1। हम लोग इसको आर के साइड से देखते हैं, मेरा एपरेंट डेप्थ हो जा रहा है h2। हम लोग को कैलकुलेट करना है h1 माइनस h2 का वैल्यू। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एपरेंट हाइट जो होता है ना उसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं दो मीडियम ए और बी, इसका ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा इंटरफेस है। अब एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे बी में एट ए डेप्थ h हाइट फ्रॉम द इंटरफेस। अब मान लो तुमको ना ए साइड से ऑब्जर्व करना है इस ऑब्जेक्ट को। अब जो मेरा एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है ना उसका वैल्यू होता है h डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव। जो म्यू रिलेटिव होता है ना वो बेसिकली होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम ए से ऑब्जर्व करेंगे ना तो मेरा जो रिलेटिव इंडेक्स हो जाएगा ना म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1। इसको हम लोग जनरली म्यू ऑफ 2 1 भी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बी से देखेंगे तो बी के केस में मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव जो हो जाएगा म्यू1 बाई म्यू2। तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो पी के साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा म्यू रिलेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.25 और जिस मीडियम से देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मेरा म्यू रिलेटिव का वैल्यू हो जाएगा 1.25। h1 का वैल्यू हो जाएगा रियल डेप्थ। अब रियल डेप्थ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव जिसका वैल्यू 1.25 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/2। 1.25 हम लिख सकते हैं 5/4, 5 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी कि मेरा जो h1 है उसका वैल्यू आ जा रहा है 2। सिमिलरली अब हम लोग आर साइड से देखते हैं। जब हम लोग आर साइड से देखेंगे तो म्यू रिलेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.25 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर जिसका वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2 5/6। H2 अपर डेप्थ का वैल्यू हो जाएगा रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इस केस में देखो 2.5 ही है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 5/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 5 इंटू 6 कट जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 3। यानी जो मेरा H2 का जो वैल्यू है ना वो आ रहा है 3। H1 माइनस H2 का वैल्यू हो जा रहा है 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। ये मेरा मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली 4 ग्राफ दिया हुआ है, y एक्सिस के लॉन्ग टर्मिनल वेलोसिटी और x एक्सिस के लॉन्ग है तुम्हारा रेशियो ऑफ सिग्मा बाई रो। तो इन चारों में से जो एप्रोप्रिएट ग्राफ है वो बताना है। क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पता है टर्मिनल वेलोसिटी पार्टिकल को उस टाइम होता है जब बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है ना वो 0 हो जाता है ना, और उस टाइम पे जो पार्टिकल होता है वो तुम्हारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं उससे वो फॉल करता है। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम W मस्ट बी इक्वल टू FB प्लस FR, where W is equal to weight of the spherical ball, FB is basically the buoyant force acting on the body, while FR is the friction force due to the viscosity. W की जगह हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी स्फेरिकल बॉल का दिया हुआ सिग्मा, तो सिग्मा जी, जो बाइंड फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो जी, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमें पता है स्टोक्स लॉ से 6 पाई ईटा रेडियस वेलोसिटी। इससे टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 2/9 ईटा r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी।
क्वेश्चन में क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारा है सिग्मा बाई रो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सिग्मा बाई रो यहाँ बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा वीटी का वैल्यू आ जाएगा 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो जी सिग्मा बाई रो -1। अब अगर हम वीटी को अगर हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करें और सिग्मा बाई रो को अगर हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करें, तो बेसिकली ये तुम्हारा इक्वेशन हो जा रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तुम्हारा ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि ये वाई इक्वल टू एम एक्स सी फॉर्म में है। टू यानी जो हमारा जो ग्राफ टू है ये तुम्हारा सही आंसर नहीं होगा। सिमिलरली ग्राफ फोर भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि एक सिंपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, तो वो कंडीशन निकाल लो। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा बाई रो -1 मस्ट बी इक्वल टू 0। इससे मेरा वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई रो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यानी कि जब ना सिग्मा बाई रो 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ग्राफ पॉजिटिव हो रहा है। और जब मेरा सिग्मा बाई रो का जो वैल्यू जस्ट 1 हो रहा है ना, तो उस केस में मेरा टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू हो जाना चाहिए 0। अब यहाँ पे चेक करो, जब मेरा सिग्मा बाई रो का वैल्यू 1 हो रहा है तो किस में टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी मेरा ग्राफ 1 के केस में 0 हो रहा है, जबकि ग्राफ 3 के केस में 0 नहीं हो रहा है, यानी 3 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। यानी इस लॉजिक से मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ लेमडा है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं 3 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स पे 1 2 3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू दिया हुआ है λ1 λ2 λ3। तो करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, इसका तुम्हारा दिया हुआ है वैल्यू v1 v2 v3। रिलेशन दिया हुआ है हमारा लेमडा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में। जो λ1 है तुम्हारा लेस देन है लेमडा के, 2 जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन है लेमडा से, λ3 है वो तुम्हारा बहुत बड़ा है लेमडा से। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। जी होता है ना किसी भी वेव का, उसका वैल्यू होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। बेसिकली जो एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। अब इस केस में देखो तुम्हारा दिया हुआ λ1 जो लेस देन है लेमडा, इसका मतलब जो अगर हम लोग एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो इसका जो तुम्हारा वर्क फंक्शन होगा ना φ1, वो तुम्हारा बड़ा हो जाएगा एनर्जी है तुम्हारा वेव का। उसी तरीके से सेकंड केस में क्या हो जाएगा, जो वर्क फंक्शन φ2 है वो तुम्हारा छोटा हो जा रहा है एनर्जी ऑफ द वेव्स जो कि इंसिडेंट हो रहा है। सिमिलरली जो थर्ड केस में जो वर्क फंक्शन होगा φ3 वो तुम्हारा बहुत छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एनर्जी गिवन बाय द लाइट। इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्योंकि जो मेरा करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ना वेव का वो तुम्हारा वर्क फंक्शन से कम है, तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। तो इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी सीन ऑन 1। 2 और 3 के केस में तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। पोटेंशियल के लिए हम लोग सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। E टाइम्स कैपिटल V इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू हो जाता है एच न्यू माइनस 50 डिवाइडेड बाई E। अब देखो ए के केस में क्या है ना, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है। यानी इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना उसका वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाना चाहिए। यानी मेरा V1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि तुम्हारा देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ऑटोमेटिकली गलत हो गया। हम लोग देखते हैं 3 और 2 के केस में। अब 3 के केस में तुम्हें दिखेगा जो एनर्जी है ना वेव का वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द वेव फंक्शन। यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा 3 के केस में, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन सरफेस 2। इसका मतलब क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना वो V3 का केस में सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद V2 के केस में होगा। अगर रिलेशन देखा जाए तो V3 पहले आएगा फिर V2 आएगा। अब हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में दिखेगा कि भैया ये सिर्फ 1 को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में एक मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस r है। इसका टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी। अब लीनियर कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन का दिया हुआ है अल्फा। हमें कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू हो जाता है अल्फा वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, वेयर अल्फा वी इज बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा। पे मेरा इसको सब्स्टिट्यूट करने से वैल्यू आ जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी। हमें क्वेश्चन में निकालना है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी क्वेश्चन में निकालना है हमें डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का वैल्यू हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली 3 अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय 4/3
पाई आर क्यूब, 3 कट जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें पीवी कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मोल है आइडियल मोनोएटॉमिक गैस विच अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है पीवी कर्व का, हमें बताना है टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस। वी नो दैट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है, यानी डेल्टा यू का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दैट मीन्स डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू के बराबर। गिवन क्वेश्चन में पीवी कर्व दिया हुआ है तो इसका करस्पॉन्डिंग वर्क डन हो जाएगा एरिया अंडर पीवी कर्व, ये हम लोग को पता है थ्योरेटिकली। इस पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, बेसिकली ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का तुम्हारा लेंथ हो जा रहा है 3 और ब्रेड्थ हो जा रहा है 200, का वैल्यू आ जाएगा 600 जूल। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा डेल्टा क्यू का वैल्यू आ जाएगा 600 जूल, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 600 जूल। क्वेश्चन नंबर 16 में एक आइडियल जीनो डायोड दिया हुआ है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है -3 वोल्ट रिवर्स बायस के केस में विथ ए नेगेटिव इनपुट वोल्टेज Vi इज इक्वल टू -5 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। क्वेश्चन में तुम्हारा जो इनपुट वोल्टेज है इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट और इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो जीना डायोड हो ये तुम्हारे रिवर्स बायस में जा रहा है। और हमें पता है जो जीना डायोड होता है ना, जब वो रिवर्स बायस में होता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में वो तुम्हारा फिक्स हो जाता है। इस केस में इसका वैल्यू दिया हुआ है -3 वोल्ट या 3 वोल्ट हम लोग कह सकते हैं। तो हम 5 वोल्ट मेरा इनपुट दिया हुआ है। अब जो करस्पॉन्डिंग तुम्हारा 3 वोल्ट है वो तुम्हारा जीना डायोड में चला जा रहा है, तो जो बाकी वोल्टेज होगा वो तुम्हारा वीएबी के क्रॉस हो जाएगा। तो वीएबी का वैल्यू सिंपली हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यानी इस केस में मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में एक एडायबिटिक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें टेम्परेचर जो हो रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस जिसका गामा का वैल्यू दिया हुआ है डिक्रीज हो रहा है 60 से 50 केल्विन में। हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन इन एन एडायबिटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है nr T1 - T2 डिवाइडेड बाय गामा -1। क्वेश्चन में सारे डाटास के वैल्यू दिए हुए हैं, हम लोग सिंपली इसका यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा इससे आंसर आ जाएगा 1 इंटू 8.3 T1 - T2 का वैल्यू हो जाएगा 60 - 50 10 डिवाइडेड बाय गामा का वैल्यू दिया 5/3 तो 5/3 -1, इससे मेरा वैल्यू आ जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 41.5 इंटू 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 124.5। तो नेट वर्क डन इस केस में हो जाएगा वो होगा 124.5 जूल, यानी मेरा करस्पॉन्डिंगली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 में एक फ्रिक्शनल सर्कुलर वायर दिया हुआ है यूनिट रेडियस का जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स किया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट पार्टिकल्स है, ठीक है ना, यूनिट मास का, स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए, जहां पे ए का वैल्यू दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से a इज इक्वल टू π/2 विद आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मीट अगेन एट पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ एंगल के टर्म्स में थीटा इक्वल टू -π/2। अब बोल रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम p ऑफ द सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। देखो क्वेश्चन में बेसिकली ये है, मेरा जो सिस्टम है वो बेसिकली ए और बी है, दोनों ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट का जो मेरा नेट मैग्नीट्यूड होगा ना, इसका जो हमको ग्राफ है ना थीटा के टर्म्स में बताना है, मैग्नीट्यूड पी वर्सेस थीटा का हमें ग्राफ बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आएगा ना तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो लेकिन इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हम लोग बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ए। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि दोनों का जो पार्टिकल्स है ना उसका मास सेम है, ठीक है, और दोनों का आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है, यानी कि एट जस्ट जब ए से मोशन स्टार्ट हुआ होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा और इसका जो वेलोसिटी होगा दोनों सेम होगा, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ए पॉइंट पे जो मेरा मोमेंटम होगा सिस्टम का वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप, क्योंकि एक का मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरे का मोमेंटम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। नेट मोमेंटम जो होगा ना पॉइंट ए पे वो हो जाएगा 0। सिमिलरली अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग ना बी पॉइंट पे देखते हैं। अब देखो बी पॉइंट पे क्या होना है, ये जो पार्टिकल है और ये दोनों पार्टिकल है, ठीक है, ये दोनों आपस में कोलाइड करने जैसा वाला होगा और दोनों का जो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा ना उस टाइम पे भी सेम ही होगा।
यानी एक का वेलोसिटी अगर इधर कुछ होगा तो दूसरे का जस्ट आइडेंटिकल वेलोसिटी यहाँ पे होगी। इस वेलोसिटी को हम लोग वी डैश मान लें। तो पॉइंट बी में जो मेरा नेट मोमेंटम होगा ना सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा सिंपली, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम वी डैश आई कैप माइनस एम वी डैश। तो इस हिसाब से मेरा जो बी पॉइंट का जो नेट मोमेंटम है ना, वो भी मेरा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो मेरा पॉइंट है, ये जो एंगल है, वो हम लोग ये एंगल को कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होगा ना, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर होगा और यहाँ पे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर होगा। इसका कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं वी डैश, वी डबल डैश, वी डबल डैश। तो तुम्हारा ये जो पोजीशन होगा जो कि एंगल करस्पॉन्ड करेगा, ये जो एंगल होगा बेसिकली थीटा इक्वल टू जीरो एंगल होगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो में तुमको दिखेगा कि जो मोमेंटम हो रहा है ना सिस्टम का, वो क्या हो रहा है, एम वी डैश, एम वी डबल डैश प्लस एम वी डबल डैश, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस जे कैप, यानी कि माइनस टू एम वी डबल डैश जे कैप। क्योंकि जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा ना, तो जो मैग्नीट्यूड होगा ना पी का, वो मैक्सिमम होगा। ये तुम्हें इससे समझ में आना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने बेसिकली तीन एंगल्स पे बता दिया, ए के करस्पॉन्डिंगली एंगल पाई बाई टू है। मतलब जब पाई बाई टू होगा तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो होगा। जब एंगल माइनस पाई बाई टू होगा उस टाइम पे भी टोटल मोमेंटम जीरो होगा। और जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा उस केस में मोमेंटम तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो क्या करो, ये पाई बाई टू पे जीरो किस में हो रहा है, पाई बाई टू पे जीरो है, ये नहीं, इसमें नहीं है। पाई बाई टू में जीरो नहीं है, ये वन और टू मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। पाई बाई टू में जीरो हो रहा है, नहीं, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। पाई बाई टू में देखो, हाँ ये जीरो हो रहा है, यानी पाई बाई टू पे देखो इसका मोमेंटम जीरो हो रहा है सिस्टम का, माइनस पाई बाई टू पे भी जीरो हो रहा है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये जीरो डिग्री पे देखो मोमेंटम मेरा मैक्सिमम हो जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है जो कि ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम में जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 9। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को इनकरेक्ट चॉइस बताना है। अब क्वेश्चन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड जो मेरा इक्वेशन होता है ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमको दिखना चाहिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बेसिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, दूसरा है ना डायरेक्शन जो ई एम वेव का है वो तुम्हारा क्या हो रहा है जेड, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग तुम्हारे करस्पॉन्डिंगली वेक्टर हो जाएगा आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग करस्पॉन्डिंगली वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा के कैप। ऑन कंपेयरिंग ओमेगा का वैल्यू भी हमें आना चाहिए 2 पाई इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। इससे मेरे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 10⁶ हर्ट्ज। स्पीड को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब क्वेश्चन में म्यू आर का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो मैं म्यू आर का वैल्यू 1 मान लेंगे, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखो 9 दिया हुआ है। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई रूट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10⁸। यानी जो वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो मेरा स्टेटमेंट 1 है ना वो बेसिकली करेक्ट हो जा रहा है। अब वेव इक्वेशन होता है तुम्हारा लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 10⁸। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखो हम लोग यहाँ निकाले 10⁶, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा लेमडा का वैल्यू आ जा रहा है 10⁻² यानी 100। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ वेवलेंथ जो आ रहा है वो 300 आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, यानी मेरा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है ना वो तुम्हारे इस केस में दिया हुआ जेड एक्सिस यानी कि के कैप, ये बेसिकली होता है ई क्रॉस बी वेक्टर। अब ई वेक्टर जो मेरा है करस्पॉन्डिंगली दिया हुआ है एक्स एक्सिस को यानी आई कैप, तो बी वेक्टर मेरा करस्पॉन्डिंगली हो जाएगा जी कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे का वैल्यू होता है के कैप। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तुम्हारा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी यहाँ पे बी वाई दिया हुआ है जो कि सही है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा ना बी नॉट, उसका वैल्यू हो जाता है तुम्हारा ई नॉट अपॉन बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है बी नॉट अपॉन बी। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन फिर भी बी नॉट का वैल्यू होना चाहिए ई नॉट बाई बी। तो ये भी बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 वो तुम्हारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में एक आइडियल गैस दिया हुआ है विच इज मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 3 ट्रांसलेशन मोशन है, 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन मोशन है, 3 डिग्री ऑफ रोटेशनल मोशन है, और एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ सीपी बाई सीवी का वैल्यू 8/7, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है एफ का वैल्यू।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो 3 तरीके के होते हैं। पहला तो है तुम्हारा ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा है तुम्हारा रोटेशनल मोशन और तीसरा है तुम्हारा वाइब्रेशनल मोशन। अब देखो ट्रांसलेशन मोशन केस में तुम्हारा 3 दिया हुआ है यहाँ पे, रोटेशनल मोशन तुम्हारा 3 दिया हुआ है और वाइब्रेशनल मोशन तुम्हारा F दिया हुआ है। अब एक ट्रांसलेशन मोशन में तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है हाफ आर टी, उसी तरीके से एक रोटेशनल मोशन में भी करस्पॉन्डिंगली एनर्जी होता है हाफ आर टी। अब वाइब्रेशनल मोशन में बेसिकली 2 कंपोनेंट होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट, एक काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट। तो दोनों का कंपोनेंट को ऐड करने से मेरा नेट एनर्जी आ जाता है आर टी। हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी गिव्स आर टी, यानी एफ के केस में जो मेरा टोटल एनर्जी हो जा रहा है आर टी। डेल्टा यू जो होगा इस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का, सिंपली हम लिख सकते हैं 3 इंटू आर टी बाई टू प्लस 3 इंटू आर टी बाई टू प्लस एफ इंटू आर टी। 3 आर टी बाई टू 3 आर बी टी दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ रहा है 3 आर टी प्लस एफ आर टी। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एफ प्लस 3 आर टी। अब उसी तरीके से मेरा जो डेल्टा क्यू का वैल्यू आ जाएगा वो सिंपली हो जाएगा एफ प्लस 4 आर टी। अब देखो गामा का जो वैल्यू होता है ना वो तुम्हारा सीपी बाई सीबी होता है। अब सीपी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है वो डेल्टा क्यू, सीबी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है डेल्टा यू, तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सीपी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा एफ प्लस 4 डिवाइडेड बाई एफ प्लस 3। इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 8 बाई 7, 1f प्लस 28 इज इक्वल टू 8f प्लस 24। दिस इंप्लाइज एफ का वैल्यू आ जा रहा है 4, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 35 में तुम्हारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एन थीटा दिया हुआ है विच इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा। हमें बेसिकली बताना है इसमें से कौन सा प्लॉट करेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बेसिकली हम लोग को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देखना होगा। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो तुम्हारा डेविएशन होता है ना अल्फा पार्टिकल का, तो उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना वो बेसिकली अनडेविएटेड होते हैं और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है। बेसिकली उस केस में होता है हेड एंड कोलिजन होता है, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट डिस्टेंस की तरफ अप्रोच करते हैं और वहां से वो रिबाउंड होके रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो उस केस में तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल जो हो जाता है 180 डिग्री। तो ये बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स में होता है और ये बेसिकली 1 इन 10⁻⁶ के केस में होता है। मतलब 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल में कोई इक्का दुक्का अल्फा पार्टिकल होगा जिसका स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा। तो अपन में स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। अब इस केस में देखो ये क्या बोल रहा है, स्कैटरिंग एंगल तुम्हारा पीक पे हो रहा है 90 और 120 के बीच में, ये भी एकदम इलॉजिकल ग्राफ है, तो 4 भी नहीं होगा। अब इन दोनों में तुम्हें दिखना चाहिए कि जो मेरा करेक्ट आंसर है ना वो बेसिकली ग्राफ नंबर 3 होता है। बेसिकली ये जो ग्राफ है ना ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है और इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि जो स्कैटरिंग एंगल ऑलमोस्ट 0 होता है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का होता है और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है ना तो ड्रास्टिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते जाते हैं और स्कैटरिंग एंगल जब ऑलमोस्ट 180 डिग्री होता है तो बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को ये लॉजिक करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यानी इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफ नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यूनिफॉर्म स्फीयर चार्ज दिया हुआ है जिसका रेडियस r है और टोटल चार्ज है प्लस q। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज माइनस q है और मास m है। ये रिलीज करते हैं हम लोग रेस्ट से एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है स्पीड पार्टिकल का जब पार्टिकल जो है ना रीच करेगा एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इनिशियली जो पार्टिकल है वो तुम्हारा जो स्फीयर है उसे 3r डिस्टेंस पे है, ठीक। इसको जब हम लोग रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस से बात है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तुम्हारा पार्टिकल जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। अब धीरे धीरे ये बढ़ते 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 ये तुम्हारा इसके सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। तो उस पॉइंट पे हम लोग इसका वेलोसिटी को v मान लेते हैं, ठीक है। जब भी इस पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर टू सेंटर वो हो जाएगा r। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट E मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट V। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या होगा, तो ए पॉइंट पे देखो इनिशियली क्या है पार्टिकल तुम्हारा रेस्ट पे है यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो बेसिकली होता है के Q1 Q2 बाई आर प्लस के पार्टिकल का चार्ज है माइनस क्यू, स्फीयर का चार्ज है प्लस क्यू डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस मेरा 3r। एट बी क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी हम लोग v मान रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा के माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि इस समय डिस्टेंस हो जा रहा है आर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 3r इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1/r minus 1/3r. So this implies half mv square is equal to k क्यू क्यू। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 3r, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4/3 k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई m इंटू r। अब k का वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट करेंगे तो 4/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एम आर। 4 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो मेरा जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा रूट अंडर कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर। यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं इनसाइड ए कैविटी, ठीक है। और ये जो कैविटी है तुम्हारा एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है। अब देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है जो तुम्हारा सेंटर पे है, कैविटी के सेंटर पे है, दूसरा पॉइंट बी और सी है, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ई बी, ई सी। जो पॉइंट बी और पॉइंट सी है वो तुम्हारा सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल थ्योरी पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब इमेजिन करो कोई एक रैंडम तुम्हारा ये कंडक्टर है, इसके अंदर एक छोटा सा कैविटी है मान लो इस शेप का। अब इसके अंदर मान लो अगर तुम क्यू चार्ज देते हो ना प्लस क्यू, जो इनर सरफेस जो है ना, इनर सरफेस में ना इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा माइनस माइनस, है ना। और ये जो चार्ज होगा ना ये जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंटरनली जो इंड्यूस हुआ है ना, इसके कारण यहाँ पे ना बाहर के सरफेस में ना प्लस प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज था ना ये बेसिकली बाहर आ गया। और अगर शुरू में ही सिस्टम में कोई चार्ज होगा सरफेस पे क्यू, तो तुम्हारा नेट चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। और अंदर में ये चार्ज अभी भी इतना ही है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है ना, इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन ऑफ चार्ज हो रहा है। तो सिंपली एक चार्ज रख दिए है, एक पॉइंट चार्ज क्यू रखे हैं। तो अगर हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो तुम कोई भी एक सिंपल ना छोटा सा गॉसियन सरफेस पे इमेजिन करते हो ना, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा ई डॉट डेल्टा एस, और राइट साइड में हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, प्लस क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज है ना अभी भी अंदर है ही यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो बेसिकली ये जो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये तुम्हारा नॉन जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब है जो गॉस लॉ है उसका राइट हैंड साइड तुम्हारा नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ए पॉइंट पे, वो तुम्हारा नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होगा। यानी कि 1 और ऑप्शन 4 जो है वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो दिया हुआ है ए पॉइंट पे। अब जो ये स्फीयर है ना, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे देख सकते हैं कि जो तुम्हारा जो जो चार्ज हम दिए थे ना क्यू, ये तुम्हारा इस सरफेस पे आ जाएगा इंड्यूस्ड होके। तो अब जो पॉइंट सी और बी दिया हुआ है, ये तुम्हारा जो सेंटर है ना, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये अगर आर है तो ये भी आर है। फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली ईवी का भी वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि दोनों ही के केस में डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये है जो ईसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मस्ट बी इक्वल टू ईवी का मैग्नीट्यूड। यानी कि मेरा ईए जो होगा वो नॉन जीरो होगा, और ईसी और ईवी का जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 आइडेंटिकल कंडक्टर्स दिए हुए जिसका वैल्यू सी है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं एज शोन इन द फिगर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पी एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आर यूपी एंड यूटी, तो हम लोग को यूपी बाई यूटी का रेशियो निकालना है। जो हम लोग कैपेसिटेंस उसका वैल्यू यहाँ सर्किट में लिख देते हैं, इसका वैल्यू सी है, इसका वैल्यू सी है, इसका वैल्यू सी है। जो पी और क्यू है ये दोनों तुम्हारा सीरीज में है, तो इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी इज इक्वल टू सी बाई टू, ठीक है। अब ये जो सी बाई टू कॉम्बिनेशन है ना, ये तुम्हारा इस सी के साथ पैरेलल में है, तो मेरा सी नेट कितना हो जाएगा, तो सी प्लस सी बाई टू, तो 3c/2, ठीक है। यानी कि मेरा ये जो सर्किट है ना, इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इसका नेट इक्विवेलेंट आ जा रहा है 3c/2, और मेरा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है Q। तो अगर इसमें मान लेते हैं चार्ज होगा प्लस Q और माइनस Q, तो वैल्यू हो जाएगा C नेट इंटू V। सी नेट का वैल्यू 3c/2 और V, यानी Q का वैल्यू हो जाएगा 3/2 CV।
ठीक है। अब अगर हम लोग को टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितना हो जाएगा, यूटी हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3c/2 इंटू वी स्क्वायर, तो मेरा वैल्यू आ जा रहा है 3/4 सी वी स्क्वायर। मेरा जो नेट इक्विवेलेंट हो रहा है ना सर्किट का, उसमें जो कैपेसिटर है उस पे जो चार्ज हो रहा है ना वो प्लस क्यू हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ से जो देखो ये जो बैटरी है ना, यहाँ से जो चार्ज निकल के आ रहा है वो हो रहा है क्यू। सिमिलरली यहाँ से भी तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज निकल के आएगा। अभी यूपी का एनर्जी निकालने के लिए बेसिकली हम लोग को चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपेसिटर की। अब देखो यहाँ पे जो नेट चार्ज आ रहा है ना, इसको हम लोग क्यू माने हैं, इसका वैल्यू 3/2 सीबी है। यानी यहाँ से चार्ज निकल के आ रहा होगा प्लस क्यू और यहाँ से चार्ज निकल के आ रहा होगा माइनस क्यू। इस साइड का जो कैपेसिटर है ना पी का, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1, तो उसमें हो जाएगा चार्ज माइनस Q1। सिमिलरली Q में चार्ज होगा Q1 माइनस Q। और उसी तरीके से हम लोग जो S कैपेसिटर है उसमें हम लोग मान लेते हैं Q2 चार्ज, इसका राइट साइड का जो प्लेट है उसमें चार्ज हो जाएगा माइनस Q। इस लूप में किरचॉफ लगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो कैपिटल Q होगा ना उसका वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब लूप वन में हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हम लोग को यहाँ पे ना कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना होगा। अब यहाँ पे देखो तुमको सिंपली पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो V का वैल्यू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Q/C। तो लूप वन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस Q1/C माइनस Q1/C प्लस Q2/C इज इक्वल टू 0। इससे मेरा आ जाएगा देखो 2 टाइम्स Q1/C इज इक्वल टू Q2/C। CC मेरा कट जाएगा, Q1/1 इज इक्वल टू Q2/2। यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो इसको लिख सकते हो Q1 प्लस Q2/3। Q1 प्लस Q2 की जगह हम लोग 3 लिख सकते, Q लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा Q/3। उसका वैल्यू जो आ जा रहा है Q/3। ठीक है, एनर्जी जो होगा ना P में उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। लिख सकते हैं कैपिटल Q/3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो वैल्यू आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर 18C। कैपिटल Q की जगह हम लोग 3/2 C भी लिखते हैं, यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 9/4 C स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18C। ये देखो मेरा कट कट के आ जाएगा CB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यानी मेरा यूटी का जो एनर्जी है वो आ जा रहा है सीवी स्क्वायर बाई 8। बाई यूटी का वैल्यू हो जाएगा सीवी स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 सीवी स्क्वायर बाई सीवी स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 4/24 इज इक्वल टू 1/6। यानी मेरे जो करस्पॉन्डिंगली जो रेशियो हो रहा है उसका वैल्यू आ रहा है 1/6। यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/6।